आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे फ्रेम में एक जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, उर्दू हलकों में ख़ास तौर से बहुत ही जानी पहचानी है और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर के उर्दू हलके आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अहमद अली बरक़ी आज़मी साहब हैं। उर्दू शायरी के हवाले से जब बात की जाती है, ख़ास तौर से फिलबदी शायरी की, तो हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा नाम मैं कह सकता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया का तो इल्म नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तो पहला और अकेला नाम कह सकता हूँ कि आप हैं। और आपके बारे में मैं बता दूं कि मेरा जो आपसे तो ताल्लुक़ हुआ आज से कोई 10 साल पहले, सन 2012-13 की बात होगी। ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू न्यूज़ सर्विस डिवीज़न से मैं न्यूज़ पढ़कर रात के 4 बजे मैं निकला और ट्रांसपोर्ट में मेरी आपसे मुलाकात हुई। और आप उस वक्त जो फ़ारसी डिवीज़न था उसके आप इंचार्ज हुआ करते थे रेगुलर, और वहाँ हमारी आपकी मुलाकात होती है। उसके बाद हम गाड़ी में बैठते हैं, जामिया नगर की तरफ आते हैं। फिर जामिया नगर के आते वक्त गाड़ी में आपका मेरा तारुफ़ होता है। मैं जान पाता हूँ कि आप एक फ़ारसी के बहुत बड़े आलिम हैं और मेरे बारे में आपको इल्म होता है कि मैं एक छोटा सा आदमी से एक सहाफ़ी हूँ। उसके बाद से जो हमारा रिश्ता बनता है तो आज तक हर दिन हर लम्हा उसी तरह से बरकरार है। आज मैं आपसे बात करूँगा और आपके दरमियान और आपके सामने आपकी ज़िंदगी की कुछ एक तरह से सफ़रनामे को मैं कैद करने की कोशिश करूँगा। कुछ वक्तों में जानना चाहूँगा कि आज़मगढ़ से उस ख़ित्ते से निकल कर के दिल्ली आना, फिर फ़ारसी के हवाले से ईरान में जाकर के 5 महीने गुजारना पीएचडी के हवाले से, उर्दू शायरी में इस मकाम पर पहुँचना, ऑल इंडिया रेडियो के फ़ारसी डिवीज़न में जाकर के बड़ी खिदमत अंजाम देना, ये इतना लंबा जो आपका जो सफ़र रहा है कैसा रहा? कितनी खारदार वादियों से आप निकल कर के आए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ। सबसे पहले तो मुझे अपना बचपन बताएं कि आपका बचपन कब और कैसे कहाँ पर गुजरा? मेरा ताल्लुक़ शहर आज़मगढ़ से है, जो एक बहुत ही मरदमखेज़ ख़ित्ता रहा है। और मेरी पैदाइश वहाँ मोहल्लाबाद बहादुर शहर आज़मगढ़ में हुई। और मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि बरक़ आज़मी एक नहायत क़ादिरुल कलाम शायर थे, जो बहुत ज़्यादा ज़ूज़गो थे। मैं तो उनके सामने पासंग भी नहीं हूँ। वो हज़रत नूह नारवी के शागिर्द थे और नूह का सिलसिला दाग से मिलता है। इस तरीक़े से मैं उनके साए आसफ़त में पला बढ़ा। और वहाँ हर मकतब फ़िक़्ह के लोग सुबह से शाम तक आया करते थे, वहाँ बैठते थे। सवाद अब्दुर्रहमान जो दारुल मुतरफ़्फ़ीन के डायरेक्टर थे, कभी कभार वो भी आया करते थे। अनवर जलालपुरी जिस ज़माने में ज़ेर तालीम थे शिबली कॉलेज में, वो अक्सर बेशतर आके बैठा करते थे। मिर्ज़ा मंसूर भी एक ज़माने में इंग्लिश के लेक्चरर थे वहाँ पर शिबली कॉलेज में, उनका भी आना जाना लगा रहता था। तो मैं उनकी सोहबतों में बैठता था, मैंने बहुत कुछ कसर फैज़ किया। और उसके बाद मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ आज़मगढ़ में मोहल्लाबाद बहादुर मोहल्ला आसिफ़गंज में एक मदरसा बाग बिरपेटू, वहाँ से हुई। 5वीं क्लास तक जो है मैं वहाँ ज़ेर तालीम रहा। उसके बाद फिर जो है मैं शिबली नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गया, और जो सिर्फ 10वीं तक था, हाई स्कूल था। और इंटरमीडिएट का सेक्शन शिबली कॉलेज में था। तो मैंने 1969 में वहाँ से जो है हाई स्कूल पास किया शिबली हायर सेकेंडरी स्कूल से। फिर इंटरमीडिएट मैंने शिबली नेशनल कॉलेज से किया, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। और वहीं से फिर मैंने जो है सिलसिला शुरू किया अपना, आगे बढ़ता रहा। और फिर वहीं से मैंने बीए किया। फिर वहीं से मैंने उर्दू में एमए किया शिबली कॉलेज से। फिर वहाँ से बीएड भी किया। उसके बाद मेरे माली वसाइल ऐसे नहीं थे कि मैं मज़ीद फ़ारसी में अपनी तालीम को जारी रख सकता। फ़ारसी से बचपन से मुझे बहुत शौक़ था, और लेकिन वहाँ एमए में फ़ारसी थी भी नहीं। तो मैंने सब्र कर लिया कि क्या करूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस ज़माने में JNU से एक एडवर्टीज़मेंट निकला कि दाखिले के लिए फ़ारसी में। तो मेरे कुछ अहबाब थे, मुशफ़िक़ अहबाब, उन्होंने कहा कि तुम वहाँ अप्लाई करो। उन्होंने फ़ार्म मंगा दिया। तो फ़ार्म मंगाने के बाद मैंने जो है कहा कि मैं क्या अप्लाई करूँ, मेरे माली वसाइल ऐसे नहीं है कि मैं क्या करूँगा। उनका करो तो सही। बहरहाल मैंने कहा नहीं। उन्होंने बैठे रहे, मुझसे बात करते रहे, फॉर्म फिलअप करते रहे, जैसे आप यहाँ आए बैठे उसी तरीके से बस होता रहा। और फिर कहा कि भेज दो। मैंने कहा नहीं भेजूँगा जो है। तो उन्होंने भेज भी दिया। इत्तेफाक ऐसा कि जो है वहाँ से आ गया। तो उस ज़माने में सिलसिला ये था कि वो आमद रफ्त किराया भी दिया करते थे, 2nd क्लास का रेलवे
उनका जो है। तो हमारे वालिद के एक शागिर्द थे आरिफ बरकी, जो बड़े चहेते शागिर्द थे। वो खेतसराय में जौनपुर मारूफ खेतसराय उनका वतन है। तो उनसे इत्तेफाक से उन्होंने अप्लाई किया था, उनका भी आ गया था। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मैं जा रहा हूँ और इनको भी ले आता हूँ। नहीं नहीं, इनको क्यों ले जाओगे, जो ये कभी कोई खो गया, ये हुआ, और यहाँ मेरी चिलम कौन चढ़ाएगा। मैं उनका हुक्का चलाया करता था, चिलम हुक्का बहुत पीते, चिलम बरदारी किया करता था उनकी जो है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो बाहर जब वो बहुत बदी हुआ तो कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन साथ लेके आना। और कहा किसी बहाने दिल्ली घूम लेंगे हम जो है। यहाँ आए, आने के बाद जो है 35 लोग कैंडिडेट थे पीएचडी में। मैं यहाँ उर्दू पीएचडी के लिए आया था, फारसी के नहीं आया था, उर्दू में पीएचडी के लिए आया था। आरिफ बरकी मेरे साथ थे और 35 कैंडिडेट थे। उन 35 में जो है 7 लोगों को लेना था, जिसमें से 4 जो टीचर्स कैंडिडेट थे, 3 जो है वैसे लेना था। तो इत्तेफाक से किसी के नहीं हुआ, न मेरा हुआ न उनका हुआ। और उसके बाद बड़ा मायूस रहा बहरहाल जो है। उसके बाद हमारे एक जानने वाले थे जो है वो ज़हरुल बारी साहब, खुदा उन्हें रहमत करे, वो SIS में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर थे। तो उनसे मिलने गया मैं जो है। तो उनका कैसे आना हुआ था, तो मैंने किसी सिलसिले में आया था, कहीं दाखिला हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ। तो कहीं और कर दो, मैंने कहा मैं कैसे अप्लाई करूँ। मैंने कहा अप्लाई तो किया नहीं, तारीख भी निकल गई। उनका भी आपको अगर दाखिला लेना है बताइए। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेना है। तो उन्होंने बातचीत की आपस में जो है, उर्दू वालों से, फ़ारसी वालों से, कैसे कैसे क्या किया। बहरहाल जो है मैंने जबकि अप्लाई भी नहीं किया फ़ारसी के लिए, वो फार्म वो ट्रांसफ़र वहाँ से हुआ और मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ मेरा दाखिला हो गया फारसी में। जब फारसी में एमए में जब दाखिला हो गया तो मुझे रोना आया। मैंने कहा ये तो कर लिया, मेरे वसाइल ऐसे नहीं, कौन मुझे कफ़ालत कौन करेगा। तो उस ज़माने में 125 रुपये MCM मेरिट कम स्कॉलरशिप मिला करती थी, लेकिन वो काफ़ी बाद में मिलती थी जो है। तो उसके बाद जो है अब मैंने को क्या करूँ, मैंने वालिद को ख़त लिखा तो उन्होंने 400 रुपये भेजे। और वो 1964 में रिटायर हो चुके थे। 52 रुपये 50 पैसे उनके पीछे मिलते थे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, ये तुम्हारे एक भाई जो है वो पूरे ख़ानदान की हिफाजत कर रहे हैं, बरकत अली जो है वो अपनी फैमिली देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, और यही अव्वल है, यही आखिर है। बहरहाल जो है मैं क्या करता, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन पैसा आ गया, 400 रुपये आए वो। और उसके बाद जो है इत्तेफाक खुदा भला करे, शाहिद परवेज़ जो है हमारे दोस्त रहे हैं, जो कि इसके मानो के यहाँ डायरेक्टर भी रहे हैं, यहाँ जो जामिया ब्रांच में जो उसकी रही है। तो शाहिद परवेज़ से मिलने गया तो शाहिद परवेज़ ने कहा कि जो है दाखिला हो गया। तो मैंने कहा नहीं, दाखिला तो नहीं हुआ। तो मैं जब वहाँ मैं घर से पैसे लेके आऊँगा ना, सब ने उनका आप जाएंगे लौट के आएंगे नहीं, सारी मेहनत बेकार जाएगी। और एक साहब ज़ियाउल्लाह साहब थे जो है, वो बेचारे खुदा करी कलम रहमत के, उनका भी इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ज़ियाउल्लाह कल मैं तुमको पैसे दूंगा और तुम इनका दाखिला जो कराओ। दाखिला करने भाई जाए आया चाहे ना आए, मतलब तो MA आपने यहाँ कब मुकम्मल किया? शिबली वहाँ पर, यहाँ पर शिबली JNU में। JNU में मैंने MA मुकम्मल किया है 1979 में। अच्छा, वालिद साहब की क्या जॉब थी आपके? हमारे वालिद साहब जो नायब रजिस्ट्रार खानगो थे। अच्छा। और आजमगढ़ की हर तहसील में सगड़ी छोड़ के सब में रहे वो। और बेशतर उम्र का बेशतर उनका हिस्सा गुजरा निज़ामाबाद में, एक घूरीपुर मस्जिदिया एक जगह है, वहाँ पर हमारे दादा पटवारी थे। एक बार मुझे याद आ रहा है कि हम गाड़ी में आ रहे थे ऑल इंडिया रेडियो से, तो आपने मुझे बताया था कि आपने जो है लेखपाल की भी कुछ दिनों तक एक तरह से जॉब की थी। मैं वहाँ पर जब जिस ज़माने में BA कर रहा था, तो हमारे बड़े भाई बरकत अली जो है वो पेशकार थे चकबंदी में डिप्टी के जो है। तो कोई साहब छुट्टी पे गए, लंबी छुट्टी पे गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ रखवा दिया। और रखवाने के बाद जो है मैं 6-7 महीने मैंने वहाँ, छुट्टी लंबी उनकी थी, मैं वहाँ काम करता रहा, लेखपाली भी करता रहा। मुझे लेखपाल की अलीफ बे भी नहीं आती थी, कोई शुद्ध नहीं थी, लेकिन चूँकि भाई हमारे वहाँ थे इसलिए कोई बोलता नहीं था, टाट बैठता, कभी बैठा नहीं था, टाट बैठ के जो है। और उसका पहले ही दिन ऐसा हुआ कि एक बुजुर्ग आए, उनका हाथ जोड़ खड़े हो गए, कहा कि चाचा कि बेटा जो है मुझे नकल चाहिए। तो मैंने कहा कैसी नकल? तो कहा मेरी ज़मीन के। तो एक बगल जो बैठा हुआ था उसने कहा कि ऐसा है कि वो जाओ बस्ता नंबर जो है 22 जो है वो लेके आओ। उसने खोल के मुझे दिया, कहा इसको नकल कर दो। और इससे पहले मैं कुछ बोलता, उसने कहा 10 रुपये यहाँ रखो। उसने बोला, आपके साथी ने बोला 10 रुपये यहाँ रखो। उसने कहा किस बात का? बाबू तो नामा मांगा था मैं, तू कब क्या हुआ है? अपनी ज़बान में उसने कहा।
तो उसने कहा कि अगर बना तुमको करना है, नकल निकलवानी है तो पैसे निकालो वरना जाओ, वरना ये कानून ये करो कि तो वो 2.5 रुपये की स्टाम्प पर वो दो, उसका जो दरख्वास्त दो, जब तुम्हारा नंबर आएगा, वो नंबर कभी ज़िंदगी में आता ही नहीं, मतलब जो है। वो लगा हाथ जोड़ने, कहा पैसे देते हो कि? उसने पैसे बहरहाल जो है दिए, उसके बाद उसने रख लिए और मैंने कहा कि मैं बस नहीं लेता, वो रख लिए उसने। रखने के बाद जो है खैर वो नकल मैं दे दी। उसके बाद जब वो चला गया तो उन्होंने कहा कि आप तो 4 दिन किराए हैं और चले जाएंगे और हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमको वो बददुआएँ देगा, आपको जो है दुआ देगा जो है, तो आपको अगर रहना है तो यहाँ जो है यहाँ के हिसाब से रहिए, तो यहाँ के हिसाब से जैसे हैं हम रहेंगे। तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कर सकता। अच्छा है कि नहीं करें, तो अच्छा वही होता था कि वो लेते थे जो है, उसके बाद चाय आती थी, वो सुबह से शाम तक माले हराम पूछ बजाय हराम रस। मैं एक पैसा, मैंने कहा कि मैं घर नहीं ले जाऊंगा। वो इस तरीके से वो तो वही खा के ख़त्म, वही खा के वो ख़त्म हो जाया करता था। और उस ज़माने में आप समझिए 50-60 रुपये रोज़ाना मिल जाया करते थे, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सही बात। तो इस तरीके से मतलब जो वो लेखपाली का ज़माना गुजरा गया। अच्छा ये बताएं कि ये रही लेखपाली का मामला, उसके बाद आपने PhD भी की? हाँ, PhD JNU से की। अच्छा जी, JNU से मैंने PhD की है 1996। अच्छा। हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन 1980 में था, लेकिन वहाँ बहुत से लोगों में ग्रुपबाजी थी, मतलब और 2-2 साल के लिए चेयरपर्सन हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है हमारे जो उस्ताद थे प्रोफेसर अजहर दहलवी, इत्तेफाक से कल उनका ये में वफ़ात है, मतलब जो 30 को जो है वो मेरे गाइड PhD कर रहे हैं। तो वो 7 साल तक मेरा थीसिस रखे हुए थे, 2 ही साल मैंने मुकम्मल कर लिया था। और उसके बाद जो है कोई न कोई तो मुखालिफ ग्रुप आ जाया करता था। हिस्सा मुझसे इस तरीके से, मतलब 16 साल में जब उनका टर्म आया तो मैं इस तरीके से मैंने वहाँ पर जो है तो नहीं आपकी 80 में PhD क्या कहते हैं रजिस्टर हुई और 96 में आपको डिग्री मिली। 16 साल लग गया, 16 साल लग गए। सिर्फ इसकी एक वजह रही कि डिपार्टमेंटल जो है चपकलिश की वजह से, ग्रुपबाजी की वजह से। अच्छा ये बताइए कि जब आप PhD कर रहे थे, चूंकि आपने फारसी से PhD की है, तो आपको ईरान जाना हुआ। ईरान में आप कितने दिनों तक रहे और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर? मैं ईरान में तकरीबन 5 महीने था और मैं वाया अफगानिस्तान गया। उस ज़माने में जंग चल रही थी और हालात बहुत नामसाइद थे वहाँ से। अफगानिस्तान में कहाँ आपको जाना? मैं बेशतर काबुल में रहा, काबुल गया, फिर हेरात गया और कंधार, 3 जगह जो है। अच्छा। तो वहाँ जो हेरात में गया तो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी फारसी के मशहूर शायर, उनका मज़ार, वहाँ मैंने हाज़िरी दी। और उसके बाद फिर कंधार में रुका, कंधार से फिर वहाँ से इस्लाम खलाक बॉर्डर है मशहद दाखिल हुआ, इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी दी मशहद मुक़द्दस में। फिर वहाँ से मैं अपनी मंजिल मकसूद तरफ गया, तेहरान बेशतर वक्त तेहरान में गुजारा। वहाँ से फिर इस्फ़हान में गया, बंदर अब्बास में गया, शिराज में गया और जितने मशाहिर अदब हैं बेशतर, जी और शायद ही कोई बचा हो जिसकी मज़ार की ज़ियारत नहीं की हो। अच्छा। मैं उमर ख़याम के मज़ार पर भी गया नशापुर, और उसमें शिराज में हाफिज़ के मज़ार पर गया, साजी के मज़ार पर गया, और इस तरीके से मतलब जो है तमाम जहाँ फिरदौसी के मज़ार पर गया, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के मज़ार पर गया, जहाँ मैं जिनको पढ़ रखा सुन रखा था। ऑल इंडिया रेडियो से, चूँकि हमारी आपकी मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो में हुई, ऑल इंडिया रेडियो से बहैसियत अनाउंसर या न्यूज़ रीडर या वहाँ के इंचार्ज की फारसी के इंचार्ज की हैसियत से आप कब ज्वाइन हुए? 1983 में। मैं 1900 दिल्ली आया 1977 में। अच्छा। 77 से मैं 83 तक JNU के स्टूडेंट था। 6 साल में गंगा हॉस्टल में रहा करता था। अब वो गर्ल्स का हो गया, पहले बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था जो, तो वहीं रहा करता था, मतलब जो है। उसके बाद फिर साई क्लोज हुई यूनिवर्सिटी और काफ़ी अरसे के लिए, तो वो हॉस्टल खाली करा लिया गया। उसके फ़ौरन बाद ही मेरा दाखिला मैं यहाँ मेरा तकर्रुर हो गया। लेकिन तकर्रुर जब हुआ, इसका क्या कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था आपने? हाँ, एग्ज़ाम दिया था उसका जो है, और मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था और पहला टेस्ट था, इत्तेफाक से हो गया, खुदा का शुक्र। किस ओहदे पर आपकी यहाँ जिम्मेदारी? मैं वहाँ एज ए ट्रांसलेटर, अनाउंसर, ब्रॉडकास्टर हुआ। अच्छा, एज ए ब्रॉडकास्टर। बाद में आखिर में जो है यूनिट इंचार्ज की वजह से सबकदोश हुआ। कितने साल सर्विस की आपने? मैंने 33 साल सर्विस की। तो ऑल इंडिया रेडियो की सर्विस का तजर्बा क्या रहा? मतलब फारसी डिवीज़न में आप काम कर रहे थे और चूँकि आप इंटरनेशनल लैंग्वेज से के ब्रॉडकास्टर थे, तो न्यूज़ भी आपको मेरा ख्याल की जाती है आपके यहाँ से, और प्रोग्राम्स भी जाते हैं, फुल फ्लेज स्टेशन है। तो वहाँ की कुछ यादें ऑल इंडिया रेडियो? हमारे 2 ट्रांसमिशन है, एक सुबह का है, एक शाम का है। सुबह के पहले हुआ करता था आधे घंटे का ट्रांसमिशन जो है, अब 1.5 घंटे का हो गया है।
और शाम का 1.25 घंटे हुआ करता था, अब वो भी 1.5 घंटे हो गया। यानी पूरी नशरियात जो है और वो समझिए कि जो है 3 घंटे की हो गई हैं। और पहले कितने घंटे होती थी? पहले सुबह आधे घंटे का, शाम को 1.25 घंटे का। अच्छा, अब बढ़ गई हैं? बढ़ गई है, लेकिन अब वो लाइव नशरियात हो रही हैं, यूट्यूब पर लाइव आता है पूरा हमारा। अच्छा। जी, कल सुबह मेरी, अभी भी आप जाते हैं? हाँ, कैजुअल में? कल सुबह मैं जाऊँगा, कल ड्यूटी मेरी जो है। जी, अच्छा। तो फुल फ्लेज स्टेशन है वहाँ, तबसरे भी हैं और उसके बाद जो है टाक भी है, गुफ्तार भी है। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़, ऑल इंडिया रेडियो के फारसी डिवीज़न में खबरों का सिलेक्शन, चूँकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए काम करते हैं आप वहाँ पर, तो क्या मतलब आप लोगों को क्या तय करना होता है, क्या किस तरह की हमें चीज़ें कुछ नहीं करना पड़ता। न्यूज़ डिवीज़न हमारा जो NSD जो है, वहाँ से हमको न्यूज़ आ जाती है। ठीक है, जो मिलती है हम उसको ट्रांसलेट करते हैं पर्शियन में, फिर उसके ब्रॉडकास्ट। यही बात उर्दू में भी हमारे यहाँ आती थी कि हम लोग को उर्दू में उसी चीज़ें मिलती हैं। खास कहते हैं ना, हमारा जो एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न था अब वो मर्ज हो गया है, अब वो NSD में चला गया। अच्छा, अब NSD वाले देख रहे हैं, वो सब कुछ जो है मतलब जो है हमारा सब कुछ ट्रांसफर हो गया। अच्छा, नाम के लिए रह गई SD। ऑल इंडिया रेडियो में 33 साल एज ए ब्रॉडकास्टर गुजारते हुए आपके सामने कुछ ऐसा वाकया हो जो बहुत कुछ फ़नी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंस भी करने वाला, कभी ब्रॉडकास्ट करते वक्त कुछ ऐसा वाकया पेश आया हो कि हॉट पॉट में कुछ चीज़ रह गई, छूट गया, कुछ मामला बहुत कुछ होता है जब कभी प्रोग्राम जा रहा होता है, ऐसे कोई वाकया? शुरू में जब मैं गया, पहले ही दिन, आमतौर से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पहले ही दिन गया तो जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझसे कहा तुम प्रेस रिव्यू करो, और मैं कभी ट्रांसलेशन किया नहीं था। मैंने किया, वो एयर पर गया। दूसरे दिन उन्होंने मेरी न्यूज़ लगा दी, और न्यूज़ होती थी 10 मिनट की, और कोई था ही नहीं। और न्यूज़ जब आई तो वहाँ हर जबान का लिखा था कि पश्तो है, दरी है, ये है, पर्शियन कहीं लिखा नहीं था, वेस्ट एशिया लिखा था। ये जबकि ईरान वेस्ट एशिया में आता, इतनी शुद्ध बुद्धि नहीं जो है। तो मैं लगा घबराया कि मैं क्या करूँ, फारसी कहीं दिखाई नहीं इसमें जो है। तो अब उसके बाद खैर मैं न्यूज़ ट्रांसलेट की, और जब 10 मिनट की जो न्यूज़ होनी थी वो 6 ही मिनट में ख़त्म कर दी। बाद में जब मुझे इशारा किया तो मैं उसको जो है फिर मैंने न्यूज़ को रिवाइज किया, रिपीट किया उसको जो है। अच्छा, ये है वैसे धीरे धीरे तजर्बा होता गया वहीं जो है। एक ब्रॉडकास्टर को किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपने ब्रॉडकास्टिंग में? ख्याल अपना जो टारगेट एरिया जो है, हम जो है उसके लिए जो है अपनी मुल्क की इमेज बिल्डिंग करते हैं हम जो है। हाँ, हमारा मुल्क क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है, और उसके साथ यहाँ के जो इलाकाई ख़बरें हैं और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, हम तो उनको रोशनास करते हैं। फ़ारसी के ब्रॉडकास्टर आप हैं और उर्दू के एक बड़े शायर आप हैं, और फिलबदी शायरी के हवाले से आपका नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा मकबूल आम है, और लोग आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं। फ़ारसी में मैंने लिखा है, फ़ारसी में भी आपने लिखा है, और चूँकि हम लोग उर्दू नोइंग लोग हैं तो आपकी उर्दू शायरी से हमें जानकारी है आपके हवाले से। तो ये बताएं कि उर्दू शायरी का करने का शौक़ ज़ौक़ कब पैदा हुआ, किस उम्र में? वो समझिए सिन्न शऊर 14-15 साल के एज में, वालिद साहब के साथ बैठते जो है सुनता रहता था, जो है तुकबंदी करने लगा था। उसके बाद जो वो मुकामी नशिस्तें होती थी, तरही नशिस्तें हुआ करती थी, तो वहाँ जाता रहा। फिर वालिद ने कहा तुम भी कुछ लिखो, तो मैं लिखना शुरू किया। उसके बाद जो लिखते लेकिन बाज़ाब्ता शायरी नहीं की। यहाँ आने के बाद शायरी यहीं शुरू की मैंने। नहीं, वालिद साहब की सरपरस्ती शायरी करने में आपको हासिल रही? उनकी हासिल थी। वो तो समझिए कि एक हेरिटरी है, ख़ानदानी, मतलब जो वो विरसा है जो है, जो हमारे सभी भाई शायर इत्तेफाक से। अच्छा, ये बताएं कि चूँकि आप बहुत तेज़ी के साथ फौरी तौर पर आपसे कोई बात, आपको सब्जेक्ट दिया जाए तो मिनटों में आप उसको शायरी में अपना इजहार कर देते हैं। ये जो फिलबदी शायरी है, और जो एक आम शायर कई दिन तक अपनी शायरी को लेकर एक गज़ल के एक मतले को लेकर वो फिरता है, परेशान होता है, तो ये कैसे, मतलब आप इतनी तेज़ी के साथ कर लेते हैं? बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए करना, और कई दिन लग जाते हैं। लोग बताते हैं कि महीनों में हमारी गज़ल मुकम्मल हुई, एक शेर इतने दिन लग गए। मौदूनियत तबाह है इसमें जो, और सब ये आप समझिए कि मेरे वालिद का पर रूहानी तसर्रुफ है। अच्छा जी, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। कितनी शायरी आपने की है और क्या क्या कहा है? इतना लिखा मैंने, कोई मौजू जो है, कोई सिर्फ सुखन ऐसी नहीं जैसे मैं तबाज़बाई नहीं की हो, लेकिन बेशतर मेरा महबूब गज़ल मौजू जो है गज़ल है। और गज़ल के अलावा मैंने याद रफ़ीक़ा पर बहुत तवज्जो दी। हमारे मशाहिर अदब जो यहाँ दुनिया से चले गए, और तकरीबन 500-600 लोगों पर अब तक मैं मंजूम तअस्सुरात, किसी का यम वफ़ात होता है, यम तवल्लुद होता है, तो मैं आज उसका यम तवल्लुद है महमूद पर,
मुझे मज़ा आने के बाद वो फिल्मी अदाकार जो था बदाइया था, मैं बहुत ऊपर ही मेरी नज़्म है, वो आप फेसबुक पर देख सकते हैं। आपने हमारे चैनल एशिया टाइम्स के लिए भी आपने एक बार तो आपने नज़्म कही थी जी। और तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आपके ज़रिए से वो नज़्म पढ़ी जाए। हाँ, मैं कुछ जो है इसको जो है 1 मिनट जो है जी एशिया टाइम्स है एक न्यूज़ चैनल दिलपदीर, एशिया टाइम्स है एक न्यूज़ चैनल दिलपदीर, काम ये जो कर रहा है वो लाना जुए शीर, जी काम ये जो कर रहा है वो लाना जुए शीर, इसकी है हर पेशकश आईने नक़्दो नज़र, इसकी है हर पेशकश आईने नक़्दो नज़र, जिसके अशरफ बस्तवी हैं आज एक फादिल मुदीर, शुक्रिया, जिसके अशरफ बस्तवी हैं आज एक फादिल मुदीर, गर्दिश दौरा पे इसके अहद हाजिर में असली आगही का ये नकीब, अहद हाजिर में है असली आगही का ये नकीब, कर रहा है मुझसे मेरी शायरी पर गुफ्तगू। अच्छा फिल्बदी है। अच्छा। आपको फ़ोन आते ही मैं लिखा था। कर रहा है मुझसे मेरी शायरी पर गुफ्तगू, है खुदा का शुक्र जिंदा अभी मेरा ज़मीर, क्या बात है खुदा का शुक्र जिंदा अभी मेरा ज़मीर, करता है मिली मसाइल का बखूबी तजदिया, क्या बात है, करता है मिली मसाइल का बखूबी तजदिया, जिसका है मद्दा बरक़ी खित्ते बर्रे सग़ीर, जिसका है और चंद शेर और सुन लीजिए, सुनिए तो नहीं असल में वो मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। चलिए ठीक है सुनाइए, अगर अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। सुनिए आप तो सुनेंगे। अच्छा। एशिया टाइम्स के है आज बरक़ी रूबरू, जी एशिया टाइम्स के है आज बरक़ी रूबरू, जिसको रहती है मशाहिर अदब को जस्तजू, हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ, जिसको रहती है मशाहिर अदब को जस्तजू, मीर की दिल्ली में हूँ मैं शायर गोशा नशी, मीर की दिल्ली में मैं हूँ शायर गोशा नशी, इसने दी दावत मुझे मैं भी करूँ कुछ गुफ्तगू, सोचता हूँ कुछ कहूँ फिर सोचता हूँ क्या कहूँ, कर रहा है किस तरह असली अदब रुशद नमू, पहले उर्दू शायरी थी जो हदीस दिलबरी, दस्तरस में आज है इसके जहाने रंग बू, मैं हूँ एक अदना सुखंदर शायरों की भीड़ में, एशिया टाइम्स ने जिसकी बढ़ाई आबरू, इस नवाजिश के लिए इसका हूँ मैं मिन्नत गुजार, आज यदि जिससे शगुफ्ता मेरा नकल आरजू, देखता हूँ आजकल जो कुचो बाज़ार में, देखता हूँ आजकल जो कुचो बाज़ार में, करता हूँ गज़लों की सूरत में बयां वो हू बहू, गुलशन उर्दू से हैं में है इससे बहार जाफदा, गुलशन उर्दू में है इससे बहार जाफदा, मेरे गुलहाय सुखन से आज है जो मुश्किबू, बादा इरफा से है सरशार मेरी शायरी, करता हूँ सरमस जिससे सबको बेजामो सबू, मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बरक़ी आदमी, है मेरे अर्ज़ हुनर का ये तारुफ 400। बहुत बहुत शुक्रिया बरक़ी साहब, इतनी नज़म कही आपने, इसके लिए मैं दिल से आपका ममनून हूँ। नादरीन मैं आपको बता दूँ कि आज 12 बजे मैंने आपको फ़ोन किया कि मैं 12:15 बजे तक आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और आपसे गुफ्तगू करूँगा। मेरे फ़ोन आने के बाद आपने ये नज़म पूरी कही है और उसके बाद हम 4 बजे, किसी वजह से मैं रुक गया था किसी काम से ज़रूरी, तो फिर मैं 4 बजे हाजिर हुआ, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी एक नज़म आपके सामने जो आई है बमुश्किल 15 मिनट के अंदर मेरे टेलीफोन के बाद आपने लिखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी किस तरह से फिर बदी शायरी कहते हैं। और ये मेरे ही लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में होने वाले हर उस वाक़े के लिए जो इनको मुतासिर करता है किसी न किसी हवाले से, क्या वो समाजी वाक़या हो, सियासी वाक़या हो, अदबी कोई हलचल हो, हर एक पर शायरी कहते हैं, हर एक के लिए कहते हैं और हर एक के लिए इनका दिल यकसा तौर पर खुला हुआ पाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका हुस्न नज़र है। हाँ, मैं अब आपसे बात करूंगा कि आपकी एक किताब अभी आई है और चर्चा में है कि उस किताब को उर्दू एकेडमी दिल्ली ने अब दूसरा अवार्ड दिया है। एक किताब इससे पहले भी अवार्ड हासिल कर पहले वो था, तो जरा सा मुझे वो किताब जरा दिखाइए। किताब देख लीजिए आप। पहले तो वो किताब जिस पर आपको अवार्ड मिला है, ये किताब अभी फिलहाल ये पहली किताब है रूह सुखन, जी और जिस पर जो है पहला अवार्ड मिला था उर्दू एकेडमी से। हाँ, और ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की माली ताउन से शाया हुई थी। अच्छा, और ये दूसरी किताब है। जी इस पर मेरे दूसरा अवार्ड मिला है। अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है, 2 दिन पहले खबर आई, जिसका अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा, मैंने इसके लिए भी कुछ लिखा है, वो फेसबुक पर मैंने पोस्ट कर दिया है। बेहतर है। तो इस अवार्ड के लिए पेशगी मुबारकबाद आपको कि अनाउंस हो गया है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको तकरीब में हम हाजिर रहेंगे, उस तकरीब में ज़रूर हाजिर रहेंगे। तो नाज़रीन, ये 2 किताबों पर इनको पहला और दूसरा अवार्ड, इस साल दूसरा अवार्ड मिला है। इससे पहले आपने बताया कि पहला अवार्ड मिल चुका है और इस तरह से उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की लंबे समय से खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत किए जा रहे हैं। ऐसे नायाब हीरे हैं जो हमारे और आपके दरमियान
मौजूद हैं, हमें और आपको चाहिए कि हम इनसे मिलें, मुलाकात करें, सीखें। अब मैं तो आज हाजिर हुआ हूँ ये तमाम बातें आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप इन्हें जान पाएँ, कि इन्हें सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, ये जान पाएँ कि बरकी आज़मी कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या कुछ किया है लाइफ में, किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा है और अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप लिख क्या रहे हैं आजकल? अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत हसास, शायर बहुत हसास होता है। अभी कुछ लोगों ने, कुछ ज़मीर फरोशों के ऐसे बयानात आए हैं, जो कि मैं, सियासत से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये दर्द दिल जो मैं बयान कर रहा हूँ आपको, अच्छा। शेर की सूरत में। किसको आखिर हम सुनाएं जाके अपना हालदार, अच्छा, किसको आखिर हम सुनाएं जाके अपना हालदार, अपनी अर्ज़ मुद्दा अब भी है जिनको नागवार, अपनी अर्ज़ मुद्दा अब भी है जिनको नागवार, खुद फरोशी इन दिनों है जिनका मिली शार, खुद फरोशी इन दिनों है जिनका मिली शार, जीत आती है नज़र उनको हमेशा अपनी हार, जीत आती है नज़र उनको हमेशा अपनी हार, अपने कौलो फ़ेल से शैतान से बदतर है वो, अपने कौलो फ़ेल से शैतान से बदतर है वो, देखने में लग रहे हैं जो बज़ाहिर दीनदार, देखने में लग रहे हैं जो बज़ाहिर दीनदार, भीख भी कोई नहीं देगा खुदा के नाम पर, भीख भी कोई नहीं देगा खुदा के नाम पर, ख़त्म हो जाएगा जिस दिन इज़्ज़ो जाहो इख्तियार, बेशक ख़त्म हो जाएगा जिस दिन इज़्ज़ो जाहो इख्तियार, खून इंसान की तिजारत कर रहे हैं आज जो, खून इंसान की तिजारत कर रहे हैं आज जो, ख़त्म हो जाएगा उनका एक दिन ये कारोबार, ख़त्म हो जाएगा उनका एक दिन ये कारोबार, कुछ नहीं क्यों सोचते अपने लिए मिल्लत फरोश, कुछ नहीं क्यों सोचते अपने लिए मिल्लत फरोश, होती हैं नादिल बलाएं हम पे ही क्यों बार बार, होती हैं नादिल बलाएं हम पे ही क्यों बार बार, कौन पहुँचाएगा इनको कैफरे किरदार तक, कौन पहुँचाएगा इनको कैफरे किरदार तक, कर रहे हैं अपना इस्तेसाल जो दीवानावार, कर रहे हैं अपना इस्तेसाल जो दीवानावार, रादे दरगाह हो जाएंगे बरकी एक दिन, रादे दरगाह हो जाएंगे बरकी एक दिन, देखते हैं अपना मुस्तकबिल जो इसमें शानदार, देखते हैं अपना मुस्तकबिल। अभी हाल में जो वाक़या हुआ है, हालात में जो वाक़यात अभी सियासी जो सरगर्मियाँ हुई हैं, हालांकि सियासत में बिल्कुल मेरा नहीं है, लेकिन ये दर्द दिल जो है जो मैंने बयान किया, जो मैंने एक शायर का, आपने देखा कि एक शायर का दिल जहन किस तरह से काम करता है, अपने चारों तरफ होने वाले वाक़यात और हालात पर नज़र रखता है और जो मुनासिब समझता है, जो उसके दिल में जो ख़यालात पैदा होते हैं वो उसका इजहार करता है। बरकी साहब की खूबी ये है कि आपने जो कुछ महसूस किया अभी हाल फ़िलहाल में, जो हिंदुस्तान के अंदर जो सियासी हालात पैदा हुए, उस पर भी अपनी एक शायरी की, हालांकि उस सियासत के मामला से बहुत दूर होते हैं, उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन फिर भी चूँकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सियासत एक बहुत अहम रोल है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। हर आदमी की ज़िंदगी में सियासत का एक बड़ा रोल है। तो चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो, सियासत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। और जब वो मुतासिर होता है, अगर वो सहाफ़ी है तो वो कोई मज़मून लिखता है, कोई तनक़ीद करता है, शायर है तो कोई अपनी शायरी के ज़रिए से कहता है। आप शायर हैं और आपने शायरी के ज़रिए से एक तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपने उसका पूरे मामले को कहा है। मेरी एक किताब जिस पर उर्दू एकेडमी ने अवार्ड का ऐलान किया है, और क्यों लिखा मैंने जो है, अब एक मुकदमे की तरफ सुन लीजिए इसी से। एक जो है गज़ल जो है, इसका नाम मशर ख़याल है। जैसा कि कैसे करूँ मैं गर्दिश दौरा के शर हाल, कैसे करूँ मैं गर्दिश दौरा के शर हाल, बरपा है मेरे जहन में एक मशर ख़याल, बरपा है मेरे जहन में एक मशर ख़याल, सौदे दरू ने कर दिया जीना मेरा महाल, सौदे दरू ने कर दिया जीना मेरा महाल, क़ल्बो जिगर के ज़ख्म का कब होगा इंदमाल, क़ल्बो जिगर के ज़ख्म का कब होगा इंदमाल, मेरा यही है कातिब तकदीर से सवाल, मेरा यही है कातिब तकदीर से सवाल, क्या होगी अपनी अज़मत रफ्ता कभी बहाल, क्या होगी अपनी अज़मत रफ्ता कभी बहाल, हम हैं शिकार गाहे जहाँ में शिकार आज, हम हैं शिकार गाहे जहाँ में शिकार आज, राह फरार कोई नहीं है बिछा है जाल, राह फरार कोई नहीं है बिछा है जाल, मिलते हैं मीर जाफ़र और सादिक नए नए जो आज मिल रहे हैं, मिलते हैं मीर जाफ़र और सादिक नए नए, है भेड़ियों के जिस्म में इंसान की आज खाल, है भेड़ियों के जिस्म पे इंसान की आज खाल, जो आज ज़र ख़रीद है उनका उरूज है, जो आज ज़र ख़रीद हैं उनका उरूज है,
जो सरबुलंद थे उन्हें दरपेश है ज़वाल, जो सरबुलंद थे उन्हें दरपेश है ज़वाल। बेदार मग़ज़ जो हैं वो है मसलहत पसंद। अच्छा, बेदार मग़ज़ जो हैं वो है मसलहत पसंद। कहतुर रजाल ऐसा है जिसकी नहीं मिसाल, कहतुर रजाल ऐसा है जिसकी नहीं मिसाल। महफूज जो समझते हैं अपने को एक दिन, महफूज जो समझते हैं अपने को एक दिन, कर देगी उनको गर्दिश दौरा या पायमाल, कर देगी उनको गर्दिश दौरा या पायमाल। एक एक करके सबको बनाएगा वो शिकार, एक एक करके सबको बनाएगा वो शिकार। शतरंज की बसात पे जो चल रहा चाल, शतरंज की बसात पे जो चल रहा चाल। अब भी है वक्त होश में आ, डस न ले तुझे, क्या बात। अब भी है वक्त होश में आ, डस न ले तुझे। तू अपनी आस्तीन में ये सांप अब न पाल, तू अपनी आस्तीन में ये सांप अब न पाल। बेजा मुदाखलत से रहें उनकी होशियार, बेजा मुदाखलत से रहें उनकी होशियार। करते हैं जुल्म अमन को जो अब बना के ढाल, करते हैं जुल्म अमन को जो अब बना के ढाल। मिटते ही जा रहे हैं जो अज़मत के थे निशान, मिटते ही जा रहे हैं जो अज़मत के थे निशान। महफूज आज कुछ नहीं वो जान हो कि माल, महफूज आज कुछ नहीं वो जान हो कि माल। सुबह उम्मीद आएगी कब तीरगी के बाद, सुबह उम्मीद आएगी कब तीरगी के बाद। बरक़ी है आज जहन में सबके यही सवाल, बरक़ी है आज जहन में सबके। तो नाज़रीन, ये देखा आपने मशरे ख़याल का जो ख़याल था इसको लिखने का, पूरी नज़्म को इन्होंने पढ़ा है कि ये क्यों इन्होंने ये पूरी किताब जो लिखी है शायरी की, उसका जो कलीदी जो एक मरकज़ी जो मौजू था उसकी जो नज़्म है उस पर आपने पढ़ी है। आपको पता हो गया होगा कि किस फ़िक्र के साथ, किस दर्द के साथ आपने इसमें शायरी की है। और आपको, सोसाइटी को, उन लोगों को ख़ास तौर से जो इस मुआशरे के साथ, एक आम इंसानों के साथ जो खेल खेल रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो या समाजी रहनुमा हो या सियासी रहनुमा हो, वो जिस तरह से खेल खेल रहे हैं उनको मुतनब्बे भी किया है। और जो ख़ास तौर से जो अंजाम है उनका क्या होने वाला है उसे बाखबर करने की, उसे एक तरह से मुतवज्जह करने की कोशिश की है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शायरी से वो लोग जिनको इन्होंने एड्रेस किया है वो ज़रूर सबक लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नए नौजवान लिखने वालों की भी इस वक्त है, जो शायरी लिख रहे हैं, अदब लिख रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग हैं। अगर मैं शायरी के हवाले से बात करूं, नए लिखने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं और मैं उनकी बेशतर जो है हौसला अफजाई करता रहता हूं और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ उनकी मुस्तक़बिल हमारा ताबनाक हो। नए लिखने वालों के साथ जो पुराने लिखने वाले हैं, जो उस्ताद हो चुके हैं, उनका जो रब्त और ताल्लुक़ है वो अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान में, चाहे वो अदब हो या शायरी हो, लिखने वाले जो लोग हैं, उर्दू अदब के हवाले से मैं बात करूं, क्या है अभी आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कोई रब्त उनका है एक दूसरे से सीखने सिखाने का? बड़े सिखा रहे हैं, छोटे सीख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं पूरे मंजरनामे पर अगर बात करें? मैं तो देख रहा हूँ कि मौसराना चश्मक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ लोग मुखलिस हैं। उस्ताद जो है साबिश मेहदी साहब हैं और लोग हैं, उनका एक हल्का तलामदा बड़ा वसी है। चंद लोग रह गए हैं जो कि वो खुलूस के साथ लोगों की जो तरबियत, ज़हनी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन बेशतर जो है वो लोग जो है हासिद हैं और अपना एक ग्रुप है, उस अपने ग्रुप को जो है वो नवाजते रहते हैं। जी, इस तरीके से एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जिस लेवल पर आपने शायरी की है और जितना की है, दिल्ली जैसे शहर में आप होते हैं, मरकज़ है हिंदुस्तान का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती, समाजी, सियासी, ख़ास तौर से अदबी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर एक सिलसिला है, यूनिवर्सिटियाँ हैं तीन, सब कुछ होने के बावजूद आपको हमेशा ये शिकायत, मैं कभी गुफ्तगू हुई है तो आपने अक्सर ये बात कही है कि यहाँ पर ग्रुपबाजी की वजह से आपको भी मौका, जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रहे थे, कि आपको भी वो मौका, वो जगह, वो स्पेस नहीं मिल पाया अभी तक। तो इसकी क्या वजह रही? आपने कोई किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाया? किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं मैं बना जो है, और मैं किसी खुशामद पसंद नहीं करता जो है। और मौसराना चश्मक है, एक सामने एक मुशायरे में निज़ामत के दौरान कहा कि बरक़ी आदमी एक ऐसे शायर हैं जिनकी बत्ती हर वक्त जलती रहती है, किसी मौजू पर उनसे लिखवा लीजिए, रुखसती लिखवा लीजिए, सहरा लिखा लीजिए। ये तारुफ का अंदाज़ है, मतलब जो है। लोग हंस रहे थे सुन के, जो है लोगों ने कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भाई ठीक है, उनका ज़र्फ़ है, मतलब जो है। मैंने इसको जो है एक मंजूम तारुफ लिखा, उसमें इसका जो है दर्द दिल बयान किया, सुन लीजिए आप। दर्द दिल बता दीजिए ज़रा सा, इसी पर हम मुकम्मल करेंगे आपकी। पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ, पूछते हैं मुझसे वो मेरा तारुफ क्या कहूँ। मेरे वालिद बर्क़ से और मैं हूँ बरक़ी आदमी, मेरे वालिद बर्क़ से
और मैं हूँ बरकी आज़मी। शहर आज़मगढ़ है यूँ तो मेरा आबाई वतन, शहर आज़मगढ़ है यूँ तो मेरा आबाई वतन। खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी, खींच लाई शहर दिल्ली में ज़बान फ़ारसी। रेडियो के फ़ारसी शोबे से था मैं मुंसलिक, अब भी हूँ। रेडियो के फ़ारसी शोबे से था मैं मुंसलिक। ज़ौफ़गन है बर्क़ से बरक़ी के फ़न की रोशनी, ज़ौफ़गन है बर्क़ से बरक़ी के फ़न की रोशनी। उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर, उर्दू की वेबसाइटों पर करता हूँ अर्ज़ हुनर। मेरा फ़ितरी मशग़ला है चूँकि असरी आ गई, मेरा फ़ितरी मशग़ला है चूँकि असरी आ गई। मेरी ख़ुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अज़ीज़, मेरी ख़ुए बेनियाज़ी है मुझे बेहद अज़ीज़। मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी, मेरे अदबी ज़ौक़ की मज़हर है मेरी शायरी। होता मैं भी गर ज़माना साज़ तो सब जानते, होता मैं भी गर ज़माना साज़ तो सब जानते। हूँ मुकामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी, हूँ मुकामी सतह पर अब तक शिकार बेरुखी। यूँ तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास, यूँ तो हूँ अरबाब दानिश में सभी से रुशनास। मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी, मुझको शायद वो समझते हैं अभी तक मुब्तदी। हैं फसीले शहर से बाहर हज़ारों कदरदां, हैं फसीले शहर से बाहर हज़ारों कदरदां। बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती, बाइसे ज़हनी सुकून है उनसे मेरी दोस्ती। मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर, मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर। 2 अक्टूबर को उनकी डिसवर्सी है। मेरे वालिद का तसर्रुफ़ है मेरा अर्ज़ हुनर। उनके फ़िक्र फ़न की है मेरे सुखन में ताज़गी, उनके फ़िक्र फ़न की है मेरे सुखन में ताज़गी। जुमला असनाफ़ सुखन से यूँ तो है मुझको लगाओ, जुमला असनाफ़ सुखन से यूँ तो है मुझको लगाओ। है याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी, है ये याद रफ़्तगां वजह नशात मानवी। पहले मौज़ूआती था अर्ज़ हुनर का दायरा, पहले मौज़ूआती था अर्ज़ हुनर का दायरा। मेरी गज़लों में भी है जिसे तसलसल आज भी, मेरी गज़लों में भी है जिसे तसलसल आज भी। मेरे मजमूए पहले मजमूए के मेरे नाम रूह सुखन, जिस पर नाम पहला मिल चुका जी। पहले मजमूए के मेरे नाम रूह सुखन। कर रहा हूँ नज़्म मजमूआ मैं अहबाब की। शहर आज़मगढ़ बरक़ी यूँ तो मेरी ज़ातगाह, शहर आज़मगढ़ बरक़ी यूँ तो मेरी ज़ातगाह। शहर दिल्ली में बसर करता हूँ मैं ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने करता हूँ मैं ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती बातें बताई। आपने अपना वो दर्द भी बताया जो जिससे आप गुज़रते हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में जो यहाँ का अदबी हल्का है, जिस तरह से आपको एक तरह से नज़रअंदाज करता है, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट आपके हवाले से। में भी कहीं से मेरे पास दावतनामा नहीं आता सिवाय गालिब एकेडमी के। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अपने दोस्त डॉक्टर अकील का जो मेरे दोस्त भी हैं, JNU के साथी भी हैं, वो मुझे जो है, और उन्होंने मुझे गवर्निंग काउंसिल ने भी रखा वहाँ की जो है। तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने इनके बारे में सुना, डॉक्टर बरक़ी आज़मी साहब के बारे में हमने बात की, इनके आज़मगढ़ से लेकर के अब तक के सफ़र की। आपने अपना दर्द शायरी में भी बयान किया है जो इस किताब में मौजूद है। और दिल्ली के जो उर्दू हलके हैं, शायरी है, अदब है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्रोफेसर्स हैं, अदबी और भी अंजुमनें हैं, उसमें किस तरह से आपको नज़रअंदाज किया गया है, किया जाता रहा है, किया जा रहा है, उसका भी जिक्र आपने अपनी शायरी के हवाले से, और अभी भी मुझे बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से नज़रअंदाज किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे इल्म वालों की अगर जिस मुआशरे में कदरदानी नहीं होगी, उस मुआशरे का एक तरह से अंजाम क्या होगा। जामिया को 100 साल बरसी मनाई गई, उस सिलसिले में नज़्म लिखी और वो जामिया के पेज पर मौजूद होगी जो है। और उसके बाद जो है अलीगढ़ की 200 साल जश्न मनाया गया, वहाँ का बरसी हुई, वहाँ मैंने लिखा, सबको भेजा जितने वहाँ के जो है मुंतज़मीन थे। किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहाँ रज़िया हैदर साहब हैं भोपाल में, जो अलीगढ़ नंबर शाये किया, उन्होंने फ़िक्र आगही का जैसे उसमें जो है मेरी 2 नज़्में सर सैयद के ताल्लुक़ से की हैं उन्होंने। मैंने सर सैयद का जिक्र किया, हकीम अजमल खां का जिक्र किया, जामिया के ताल्लुक़ से हकीम अजमल खां पर अलग से नज़्में हैं, लेकिन एक शख्स ने लाइक तक नहीं किया। सबसे बड़ी जी, देखिए कि इस तरह की बातें जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से आप मतलब उर्दू की खिदमत किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी रिकग्निशन इवन की लाइक तक नहीं हो रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है हम तमाम के लिए, उन तमाम हलकों के लिए जो उर्दू का झंडा, उर्दू का आलम लेकर बुलंद करने का दावा करते हैं, वो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके रखते हैं। मेरा जो ये आइडिया था इनके साथ बैठने का, सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि ऐसे लोगों के साथ मैं बैठूं, उनकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू करूं, इनसे बात करूं, इनके दर्द को भी सुनूं और इनके उन ख़यालात को भी सुनूं जिन्होंने कीमती ख़यालात रक़म किए हैं अपनी शायरी के हवाले से, और दुनिया तक, आप तक, तमाम लोगों तक लाकर पहुँचाऊँ, ताकि वो लोग जो कदरदानी के हकदार हैं, माशरा ऐसे लोगों की कदर करे। मेरी कोशिश एक छोटी सी थी कि आपके साथ बैठ करके आपकी कहानी सुनूं
और लोगों तक पहुंचाऊं। उम्मीद करता हूं कि आपकी कहानी हमारे साथ जो हुई है लोगों को पसंद मैं आएगी। आपका चैनल का सही में कल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे रुशनास कराया अदबी हलक़े में, और इंशाअल्लाह जो है मेरा जो अदबी हलक़ा है वो आपका ये वीडियो जो है इंशाअल्लाह दुनिया के गोशे गोशे में पहुँचेगा। तो अब बस इतना ही, आज की हमारी जो मुलाकात यहीं पर मुकम्मल होती है। बातें बहुत हैं, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत सिलसिला, 33 साल आपकी सर्विस है, उससे पहले तालीम है, और अब तक कई 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। रेडियो से ताल्लुक़ है। 40 साल हो गए। 40 साल को 1 घंटे में समेटना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो मेरे सवालात मेरे जहन में आते गए आपकी ज़िंदगी से, आपके कामों के हवाले से, मैं आप तक ला सका हूँ। आइंदा भी इसी तरह की शख्सियात के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको रूबरू कराऊँ और इन हजरात को मैं विजुअल आर्काइव है उसका हिस्सा बनाऊँ, ताकि बाद के दिनों में आप तक ये चीज़ें महफूज रहें। बेहद शुक्रिया, थैंक यू।